प्यारे छात्रों, आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। अब सभी प्यारे छात्र जल्द से जल्द जुड़ जाइए आज की इस लाइव क्लास में। सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है बेटा, सॉइल फर्टिलिटी, मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, मृदा उत्पादकता किसे कहते हैं, मृदा उत्पादकता और उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, दोनों में अंतर क्या है और इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी प्यारे छात्र जल्द से जल्द जुड़ते रहिए और आप लोग आज इस लाइव क्लास को सभी प्यारे छात्रों तक शेयर करते रहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इस क्लास से लाभान्वित हो सके। देखिए, मृदा उर्वरता का अभिप्राय या आप कह सकते हो उस विशेष गुण से है जो फसल उत्पादन के लिए, पौधों के लिए आवश्यक होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि मृदा उर्वरता क्या होता है। ये जैसे मान लीजिए मिट्टी है और ये आपका एक प्लांट है, तो इस प्लांट के लिए मृदा से जो पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता पौधों में है, उसी को हम मृदा उर्वरता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मृदा उर्वरता कहते हैं। मतलब मृदा से जो पोषक तत्व पौधों में प्रदान करने की क्षमता होती है, उसी को हम मृदा उर्वरता कहते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए आप सभी प्यारे छात्र। उसके बाद में फिर इसका एक डिफिनीशन इंग्लिश में देख लेते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी में बी डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू फ्रेश अवेलेबल प्लांट न्यूट्रिएंट टू द प्लांट इन प्रॉपर अमाउंट एंड यहाँ पर की सुपर बैलेंस अंडर आइडियल कंडीशन ऑफ द प्लांट। मतलब कि सभी अच्छे कंडीशंस में मृदा से जो पौधों को उपलब्ध करने की क्षमता, जिससे प्लांट का अच्छे तरीके से वृद्धि और विकास हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? मृदा उर्वरता कहते हैं। मृदा उर्वरता या पोषक तत्वों की जो क्षमता होती है, जो पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता होती है, जिससे पौधा अपना वृद्धि विकास अच्छे तरीके से कर सकता है। क्योंकि जब तक आप जानते हैं कि पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, इसके लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने तत्वों की आवश्यकता होती है बेटा? 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। किसी एक तत्व की अगर कमी हो गई तो पौधा अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर बेटा आपको फर्टिलिटी क्लियर हो गया कि मृदा के द्वारा जो पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता पौधों में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? मृदा की फर्टिलिटी कहते हैं, मृदा की उत्पादकता कहते हैं। मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक कारक और एक कृत्रिम कारक, मीन्स आर्टिफिशियल फैक्टर, और यहाँ पर नेचुरल फैक्टर। दो फैक्टर्स होते हैं बेटा। तो सबसे पहला फैक्टर आता है पैरेंट मटेरियल, मीन्स पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ भी मृदा की उर्वरता में अहम, क्योंकि आप जानते हैं जो मृदा का निर्माण होता है, जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, वो कहाँ से होता है? पैरेंट मटेरियल से होता है, पैतृक पदार्थ से होता है। अगर सॉइल का अगर पैतृक पदार्थ अच्छे कंडीशन का है तो अच्छे कंडीशन के अच्छे फर्टाइल सॉइल होंगे। ये भी आप जानते होंगे कि पोषक तत्व जो मुख्य रूप से किससे मिलते हैं? खनिजों से प्राप्त होते हैं। तो अगर सही तरीके के खनिज, तो ऐसे में मृदा की उत्पादकता अच्छी होगी। जैसे कहने का अर्थ, अगर औषधि चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो उससे क्ले सॉइल का निर्माण होता है, एक भारी मृदा का निर्माण होता है। लेकिन वहीं पर अगर इग्नियस रॉक्स, अगर सैल जो उससे अगर निर्माण, तो बालू पत्थर का निर्माण, तो बलुई मृदा का निर्माण, तो उसकी फर्टिलिटी क्या होगी? ऑलरेडी कम होगी। तो इस प्रकार से पैरेंट मटेरियल भी सॉइल फर्टिलिटी के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। दूसरा पॉइंट आता है बेटा टोपोग्राफी, मीन्स मृदा टोपोग्राफी। जैसे अगर मिट्टी समतल है तो समतल होने पर यहाँ पर न्यूट्रिएंट का लॉस कम होगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे कहीं पर ढाल है तो कहीं पर समतल है तो कहीं पर ढाल है, तो जैसे यहाँ पर अगर ढाल है तो ढाल वाले क्षेत्र पर फर्टिलिटी कम होगी, लेकिन यहाँ पर आकर के अगर इकट्ठा तो यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से भी फर्टिलिटी कहीं ना कहीं सॉइल की प्रभावित होती है। अगला पॉइंट होता है बेटा क्लाइमेट। क्लाइमेट में क्या क्या आता है? इसमें आपका जैसे वर्षा आता है, इसमें वायु, इसमें आर्द्रता, और उसके बाद में नमी, ये सब क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। जैसे जब भारी बारिश होता है तो भारी बारिश के कारण, जैसे मान लीजिए सॉइल है, अगर भारी बारिश हुआ तो इसमें क्या होगा कि सभी जल के साथ पोषक तत्व घुल जाते हैं और घुल करके वो मिट्टी के निचली सतह में चले जाते हैं। इस वजह से मृदा
की उर्वरता क्या होती है, मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। या ऐसा भी होता है भारी बारिश हुआ तो उसका बह कर के लॉस भी हो जाता है। अगला यहाँ पर आता है कि फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, मीन्स अगर सॉइल अच्छे कंडीशन का, अगर उसकी भौतिक स्थिति सही है तो आप कह सकते हैं कि फर्टिलिटी भी अच्छी होगी। लेकिन पता चला कि तत्व तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर सॉइल का टेक्सचर ही नहीं सही है, उसका टेक्सचर डेंसिटी और पोरोसिटी, कई सारे ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की फर्टिलिटी को या उसे कंडीशंस को में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर टेक्सचर में सपोज करो कि इसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले 3 प्रकार के पार्टिकल्स आते हैं, मीन्स बलुई मृदा और फिर सिल्ट और क्ले। अब ऐसे अगर सैंड के पार्टिकल्स अगर थे तो ज़्यादा है तो उसको हम सैंडी सॉइल कहेंगे। तो सैंडी सॉइल अगर है तो उसमें वाटर होल्ड करने की क्षमता कम होगी, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में वो लीच करके न्यूट्रिएंट को नीचे पहुंचा देगा, ये भी एक इसके लिए प्रॉब्लम। अगला होता है सॉइल का एज। अगर जो नई वर्जिन सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी अच्छी होती है, जब हम लगातार उस पर खेती करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके उसकी फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है और उसके उत्पादन करने की क्षमता उस मिट्टी की कम हो जाती है, क्योंकि लगातार फसल का आप उगाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करता है धीरे धीरे, जिससे उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। अगला होता है सॉइल का इरोजन। क्या होता है सॉइल का इरोजन? जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, अगर सरफेस पे क्या है सरफेस, और सरफेस पे ये इरोजन के द्वारा जो ऊपरी परत है ये पूर्णतः लॉस हो जाता है, मतलब ये फर्टाइल जोन जो है वो लॉस हो जाता है। यहाँ पर इरोजन चाहे वो विंड इरोजन के द्वारा और चाहे वाटर इरोजन के द्वारा, तो इस तरीके से भी फर्टिलिटी कम हो जाती है। अगला होता है कैपेसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी टू प्लांट्स इन द सॉइल, मतलब पौधों में जो पोषक तत्व अवेलेबिलिटी की जो क्षमता है वो भी कभी कभी कम हो जाता है। उससे भी फर्टिलिटी के पता चला कि मिट्टी में तो है लेकिन वो पौधों को उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा है, इससे भी उसको हम फर्टिलिटी नहीं मानेंगे। दूसरा होता है डेप्थ ऑफ सॉइल, मृदा की गहराई। ऐसा भी कुछ कंडीशंस में होता है कि पता लगता है कि प्लांट रूट तो यहाँ तक है लेकिन जो पोषक तत्व होते हैं वो निचली सतह में चले जाते हैं। इसकी वजह से भी प्लांट उन सभी पोषक तत्वों को उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, ये भी एक समस्या यहाँ पर हो जाती है। तो ये सभी कारक जो नेचुरल फैक्टर हैं जो प्रमुख तौर पर सॉइल की फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। अगला होता है यहाँ पर जो आर्टिफिशियल फैक्टर, सबसे पहला होता है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब इसमें जो मृदा जीव हैं, मृदा जीव मृदा उर्वरता के लिए अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो मृदा में मिनरलाइजेशन क्रिया, अमोनिफिकेशन क्रिया, या उसमें आप कह सकते हैं नाइट्रिफिकेशन क्रिया, डीनाइट्रिफिकेशन क्रिया या ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, ये सब प्रक्रियाएं किसके द्वारा होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। और जैसे मृदा में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम होती है तो सॉइल की फर्टिलिटी कह सकते हो कि डाउन हो जाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा और मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। इस तरीके से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है? कम हो जाती है। अगला होता है ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स मृदा में कार्बन पदार्थ। तो मृदा में कार्बन पदार्थ के स्रोत क्या है? जैसे आप FYM डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग का प्रयोग करते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये सब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के तौर पर आता है। और यही सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है बेटा? भोजन का कार्य करता है। और अगर सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर सामान्य में मात्रा में रहता है तो मृदा का जो CN रेशियो है, क्या बेटा? CN रेशियो, ये CN रेशियो अच्छा बना रहता है। अगर 10:1 CN रेशियो अच्छा है तो सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी मानी जाती है। या आप कह सकते हैं कि अगर अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर रहता है तो सॉइल में वाटर होल्ड करने की क्षमता अच्छी होगी और ऑर्गेनिक मैटर से सभी प्रकार के पोषक तत्व तो हमारे पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं, उनकी उपलब्धता भी अच्छी होगी। अगला होता है सॉइल रिएक्शन। सॉइल रिएक्शन में जैसे बात करिए कि सॉइल pH की बात कर लेते हैं। अगर मिट्टी में अम्लता या क्षारता अत्यधिक हो जाती है तो इससे भी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व तो हैं, लेकिन अगर अम्लता और क्षारता अधिक हो गया तो फिर पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है, मीन जो आपकी फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का अर्थ क्या है कि अगर pH 6.5 से 7.5 के बीच में है तो हमारी पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है ये अच्छी होगी।
लेकिन अगर कहीं लेस देन 6.5 हो गया या ग्रेटर देन 8.5 हो गया तो इससे हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है ये कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। सॉइल टेम्परेचर आता है मीन्स मृदा का तापक्रम, तो तापक्रम भी ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। अगर तापक्रम बढ़ गया तो उसको भी प्रभावित करता है, उसकी भी कार्यक्षमता शिथिल हो जाती है। या ऐसे भी अगर टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन या वाष्पोत्सर्जन, इसी प्रक्रिया वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होती है तो उससे वाटर का तो लॉस होगा और सभी तत्वों को ला करके बिल्कुल सफ़र पूरा सरफेस पे ला करके छोड़ देगा और इस वजह से भी आपकी फर्टिलिटी कमज़ोर हो सकती है। अगला है वाटर लॉगिंग मीन्स जलाक्रांति, मतलब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं कि जहाँ पर ड्रेनेज की सुविधा नहीं होती है। तो जब बेटा ड्रेनेज की सुविधा नहीं होती है, वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए बेटा, जिससे सभी छात्रों तक पहुँचता रहे। अगला होता है कि वाटर लॉगिंग, अगर अच्छे तरीके से जल की निकासी की व्यवस्था नहीं, मतलब ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है तो हमारे सतह पे ही ये जल क्या होते हैं, बिल्कुल भरे रहते हैं, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसकी भी क्रिया शिथिल हो जाती है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी घट जाती है और बहुत सारे पोषक तत्व तो लीच करके निचली सतहों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से वाटर लॉगिंग भी इसको प्रभावित करता है, तो ये भी होता है। अगला होता है कि सॉइल प्रोफाइल के लिए हार्ड लेयर, जैसे ये मान लीजिए आपका सॉइल का प्रोफाइल है जिसमें O, A जो आपका E, B, C, R ये सब होराइजन्स होते हैं, तो इसमें भी क्या होता है कभी कभी हार्ड लेयर हो जाते हैं। हार्ड लेयर होने से भी न्यूट्रिएंट वो जस्ट ऊपर रह जाते हैं, बहुत नीचे नहीं आ पाते हैं, प्लांट रूट तक नहीं आ पाते हैं। तो ऐसी भी समस्याएं इसमें प्रमुख तौर पर होता रहता है, जिससे जब हार्ड लेयर होगा तो इससे बहुत सारे आयंस नीचे नहीं आ पाते हैं और जब आयंस नीचे नहीं आ पाते हैं इसकी वजह से जो कह सकते हैं कि मृदा में अम्लता या क्षारता की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से भी फिर अम्लता या क्षारता की मात्रा अधिक हो जाएगी, जिससे पोषक तत्वों की उपलब्धता घट जाती है और इस प्रकार से भी हमारी सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अगले टॉपिक में हम जानेंगे बेटा कि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। देखिए बेटा आगे अब आपको इसी में देखते हैं सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है। आपने फर्टिलिटी पूरा समझ लिया, उसके बाद देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी कृषि उत्पाद के प्रति हेक्टेयर कुंतल में जो उपज होता है वो उस मृदा की उत्पादकता होती है। कहने का अर्थ क्या है कि ये मान लीजिए कोई मिट्टी है, ये मिट्टी है और इस मिट्टी का जो उपज देने की जो पौधों के द्वारा जो उपज देने की जो क्षमता है, पौधों के द्वारा जो उपज देने की क्षमता है, उसी को हम उत्पादकता कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इंग्लिश में एक डेफिनेशन है कि कैपेसिटी ऑफ सॉइल मीन्स मृदा की क्षमता टू प्रोड्यूस, जो पैदा करता हो अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड सॉइल प्रोडक्टिविटी। मतलब अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस में जो मृदा द्वारा जो उपज करने की जो क्षमता है उसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर सभी परिस्थितियाँ अगर अनुकूल हैं और मृदा के द्वारा जो उसकी उत्पादन करने की जो क्षमता होगी उसी को हम उत्पादकता कहते हैं बेटा, उत्पादकता कहते हैं। उत्पादकता को एक इक्वेशन में भी व्यक्त किया गया है कि सॉइल फर्टिलिटी क्या है। उत्पादकता के लिए यहाँ पर एक फार्मूला मैंने बताया प्रोडक्टिविटी के लिए, जैसे FSCLVHT मीन्स एक इक्वेशन। F का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा फैक्टर, क्या हो जाएगा बेटा, फैक्टर। S से क्या हो जाएगा, सॉइल कि मिट्टी की वक्ता क्या है, और अगला इसके लिए फैक्टर्स क्या होगा मीन्स यहाँ पर क्लाइमेट, उसकी जलवायु कैसे होगी, फिर V से उसका विजिटेशंस कैसे होगा, और H से जो उसका एग्रोनॉमिकल प्रोसेस है या मैनेजमेंट है वो चीज़, T से टाइम। ये इतने फैक्टर्स होते हैं या इतने आप सारी कह सकते हैं कि ये एक सॉइल प्रोडक्टिविटी का एक इक्वेशन होता है जो एक निम्न सूत्र के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अगला यहाँ पर हिंदी में भी आपको पता होगा कि पहला क्या है, कारक और जलवायु, फिर वानस्पतिक मात्रा और जो भी शस्य प्रबंधन है या जो उसका समय है, ये प्रमुख तौर पर इसको प्रभावित करता है। अगला बेटा आता है कि इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी, मीन्स सॉइल प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो हमारी मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो देखो बेटा, इसमें सबसे पहला आता है कि सॉइल की फर्टिलिटी, मीन्स अगर सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी है तो हमारे मृदा की उपज देने की क्षमता भी बड़ी अच्छी होगी, और अगर फर्टिलिटी नहीं सही है तो मृदा की उत्पादकता भी नहीं होगी। मीन्स आप कह सकते हैं कि उत्पादकता के लिए उर्वरता बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करता है, और अगर पता चला कि उचित मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं है तो फिर उपलब्धता कहीं ना कहीं, पोषक तत्वों की उपलब्धता कहीं ना कहीं घट जाती है। अगला होता है फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, मीन्स मृदा की भौतिक गुण क्या है। अगर मृदा का भौतिक गुण उपयुक्त है, अच्छा है, तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। और अगर मृदा की भौतिक गुण, मान लीजिए सॉइल का टेक्सचर नहीं सही है या स्ट्रक्चर नहीं सही है, या उसकी पोरोसिटी या उसकी डेंसिटी या ये कोई भी कारक, अगर सॉइल का कोई भी अगर भौतिक गुण नहीं सही है तो उससे कहीं ना कहीं उत्पादकता पे उसका प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि कोई किसान बलुई मृदा कहता है कि इसमें उपज कम, और फिर कहता है कि अगर क्ले सॉइल है तो उसमें दोमट मृदा है। तो सबका अलग अलग कंडीशन है, सबका अपना भौतिक गुण अलग अलग है, तो वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है मृदा की उत्पादकता में। अगला आता है कि सिचुएशन ऑफ सॉइल, मीन्स मृदा की स्थिति क्या है, मतलब वह मृदा शहर से नज़दीक है या शहर से बहुत दूर है। बाजार के नज़दीक अगर कोई मृदा होगी तो उसकी उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होगी, और अगर वो बाजार से कहीं ज़्यादा दूर है तो उसकी उपज करने की क्षमता कहीं ना कहीं बहुत कम होगी। तो इसलिए उपज करने की क्षमता भी कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है सिचुएशन पे। जैसे मान लीजिए कि अगर शहर के नज़दीक है, जैसे मान लीजिए अयोध्या शहर है, और अयोध्या में फूल और सब्जी का इस समय काफ़ी अच्छा खासा जो डेली यूज के लिए इसका डिमांड है। तो अगर नज़दीक है तो तुरंत लेकर के ताज़ा फूल या ताज़ा सब्जी पहुंच जाएगा, तो इसका डिमांड अच्छे भाव मिल जाएगा, तो इससे कैसे कहते हैं उसकी उत्पादकता में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी। अगला होता है कि फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ क्या है, उस उपज को शहर तक लाने की अगर फैसिलिटीज़ अच्छी है तो आसानी से अगर पहुँच जाता है, समय पर पहुँच जाता है, सही ढंग से पहुँच जाता है, तो उसका लाभ भी काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा होता है। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो उपज कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। अगला होता है डिमांड। तो बेटा जानते हैं दो चीज़ होता है, एक होता है डिमांड और एक होता है सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं मांग या पूर्ति। मांग और पूर्ति ये भी दूसरे के पूरक। अगर जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु का मांग अधिक है और पूर्ति कम है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, लेकिन अगर पूर्ति ज़्यादा और मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा मांग कम है, तो उस वस्तु की कीमत कम होगी। और मांग और पूर्ति दोनों अगर स्थिर है तो उस वस्तु की जो कीमत है वो सामान्य होगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मांग और पूर्ति ये दोनों भी उस वस्तु की कह सकते हैं कि प्राइस या उसकी कीमत को मुख्य तौर पर डिनोट करता है। अगला होता है स्टेटस ऑफ फार्मर, उस फार्मर की स्टेटस ऑफ फार्मर, उस फार्मर की स्थिति क्या है। जैसे अगर फार्मर की स्थिति सही है, अच्छी स्थिति में फार्मर है, तो वो ज़्यादा मात्रा में, अगर स्थिति ज़्यादा सही है, अगर बढ़िया है, तो ज़्यादा मात्रा में वो उत्पादन कर सकता है। भाई अगर वो फार्मर की स्थिति सही है तो पूंजी अच्छा लगा सकता है और ज़्यादा मात्रा में वो उत्पादन कमा सकता है, समय समय पर अच्छे तरीके से वो पूर्ति कर लेगा और बढ़िया से वो अपना पूरा अच्छा खासा लाभ कमा सकता है, समय पर पूंजी लगा देगा। तो इस तरीके से फार्म की या फार्मर की स्थिति भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है, जो प्रमुख तौर पर अगर सुदृढ़ बढ़िया अच्छा किसान है
तो कर सकता है। पता चला कि बुआई तो कर दिया, अच्छा बीज बो दिया, लेकिन बाद में फसल की सुरक्षा नहीं कर सका। अगर वो फसल की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो उससे भी उत्पादन पे हमारे कमी आ जाएगी। तो इसलिए फार्म की उसकी स्थिति, उसके स्टेटस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बेटा बनता है कि डिफरेंस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी मीन्स जो मृदा की उर्वरता और उत्पादकता को कौन, उसमें दोनों में अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन शार्ट में पूछा जा सकता है। ये तो लॉन्ग पूछा जाएगा फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी, लेकिन साइड में बेटा पूछा जा सकता है कि अंतर क्या है, सॉइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी में कौन कौन से अंतर प्रमुख तौर पर हो सकते हैं। मीन्स मृदा उर्वरता और दूसरे में आता है बेटा मृदा उत्पादकता। तो दोनों पॉइंट आते हैं सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो पहले अंतर में हम लोग देख लेते हैं कि जो फर्टिलिटी, तो हमेशा फर्टिल में क्या होती है कि फर्टिलिटी को उसको जो मापा जाता है वो केजी में, कुंटल में या टन में मापा जाता है, जबकि बेटा उत्पादकता को उसको हम मूल्य में मापते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि रुपयों में उसको मापा जाता है। दूसरा हो सकता है कि मृदा उत्पादकता का एक अवयव है। मीन्स जो मृदा उर्वरता होता है ये क्या है, उत्पादकता का एक अवयव है, जबकि उत्पादकता में मृदा उर्वरता के साथ साथ मृदा की भौतिक दशा, तापक्रम, जलवायु, ये सब भी उस पर कह सकते हैं, उन सब पर भी उत्पादकता निर्भर होता है। अगला होता है कि उर्वरता का अभिप्राय होता है कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करें। उर्वरता का अभिप्राय होता है कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता, जबकि उत्पादकता का आशय होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देना, तो या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने को हम उत्पादकता कहते हैं। अगला होता है कि मृदा उर्वरता में मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण आते हैं, जबकि उत्पादकता में परिवहन और उसके बाद में उस मृदा की अवस्था, उपज, मांग, व्यय, ये सब मृदा के उत्पादकता के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है उर्वरता। उपज का मूल्य बढ़ने से उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि उपज का मूल्य अगर बढ़ रहा है तो उससे हमारे उत्पादकता पर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उससे उत्पादकता में मतलब एक अच्छे मूल्य में आप कह सकते हैं कि वो फसलें बिकेगी। अगला होता है कि हम मृदा उर्वरता को रासायनिक परीक्षण के द्वारा पता कर सकते हैं, लेकिन उत्पादकता को हम रासायनिक विधि से पता करना यह संभव नहीं है। यह आप कह सकते हैं कि पहले से इसकी संभावना लगाना ये संभव नहीं होता है। अगला इसमें आपको बेटा टॉपिक आता है कि मैनेजमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी मीन्स जो मृदा की उर्वरता है उसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका हम तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है बेटा, मैनेजमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी मीन्स मृदा की जो उर्वरता है इसका प्रबंधन कैसे करेंगे, प्रबंधन करने का कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला बेटा इसमें पॉइंट होता है कंट्रोल ऑफ वीड। क्या होता है बेटा, कंट्रोल ऑफ वीड होता क्या है कि हमारी फसलों में अवांछनीय खरपतवार उगाते हैं जो हमारी मृदा की उर्वरता को कम करते हैं। मतलब ये अवांछनीय पौधे हैं, ये भी अपना लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए हमारी मृदा से ये पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ये पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ज़्यादा मात्रा में अगर खरपतवार हो जाएंगे तो ये हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित कर देंगे, उर्वरता को प्रभावित कर देंगे। इसलिए खरपतवारों को फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा इसको ख़त्म कर देना चाहिए।
अगर खरपतवार नहीं रहेंगे तो मृदा की उर्वरता हमारी काफ़ी अच्छी होगी। मृदा में हम जितना भी पोषक तत्व डाले हैं वो सभी पोषक तत्व हमारे फसलों को अच्छी मात्रा में उपलब्ध होंगे। अगला होता है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। अगला बेटा होता है कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। अगर होता क्या है कि जब सॉइल इरोजन होता है तो सॉइल इरोजन से जो हमारा सॉइल का जो सरफेस है, जो इसका सरफेस भाग है, ये क्या होता है, लॉस हो जाता है। मतलब चाहे विंड इरोजन हो व आपका वाटर इरोजन हो, उस इरोजन के द्वारा जो हमारा सरफेस का भाग होता है वो पूर्णतया कह सकते हैं कि लॉस हो जाता है, जिससे हमारी मृदा की उर्वरता खराब हो जाती है। तो इसलिए मृदा की उर्वरता को बचाए रखने के लिए हमको इरोजन को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। और इरोजन को जब हम कंट्रोल करेंगे तभी हमारी मृदा की उर्वरता अच्छी हो सकती है। अगला होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन, अगर हम क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, फसलों को अदल बदल कर बोते हैं, और जो उसका सिद्धांत क्रॉप रोटेशन का अगर हम उसको अपनाते हैं तो हमारी मृदा की उर्वरता बनी रहेगी। जैसे ज़्यादा खाद चाहने वाली के बाद कम खाद चाहने वाली फसल, या अधिक गहरी जड़ के बाद उथली जड़ वाली फसल, या कम पानी चाहने वाले के बाद अधिक पानी चाहने वाली, या दलहनी के बाद अदलहनी, अगर ऐसा हम अपनाते हैं क्रॉप रोटेशन तो ज़्यादा मात्रा में उसकी उर्वरता बनी रहेगी। अगला होता है कि ऑर्गेनिक मैटर। क्या होगा अगला, ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ अगर सही तरीके से प्रयोग करते रहे तो इससे भी मृदा की उर्वरता बढ़ती है। मृदा की उर्वरता काफ़ी हद तक अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर का सोर्स क्या होगा, जैसे कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या FOIM है, तो इस सबसे अगर इसका प्रयोग करते हैं तो इससे भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी तरीके से बनी रहती है। अगला होता है इसमें लेग्यूम क्रॉप। लेग्यूम क्रॉप मीन्स अगर हम दलहनी पौधा लेते हैं तो इससे भी उर्वरता बनी होती है, क्योंकि जो भी दलहनी पौधा होता है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में फिक्स करता है, जिससे हमारी मृदा की उर्वरता अच्छी तरीके से बनी रहती है। तो ये भी एक पॉइंट अच्छा रहता है। अगला होता है कि वाटर रिटेशन या वाटर की जल की उपलब्धता, ये भी एक होता है। अगला इसमें पॉइंट आता है सॉइल पीएच। सॉइल पीएच मीन्स मृदा अगर पीएच सही है तो सभी पोषक तत्व अच्छे मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अगर पीएच कम या ज़्यादा होता है तो उससे मिट्टी ऊसर बन जाती है, या कह सकते हैं कि अम्लीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है, इससे भी उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है। अगला होता है उचित जल निकास। अगर यहाँ पर अगर ड्रेनेज की अच्छी सुविधा होगी, ड्रेनेज की अगर अच्छी सुविधा होती है, जल निकास की अगर अच्छी सुविधा रहती है तो इससे भी हमारी मृदा की उर्वरता अच्छी होती है। अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है, पानी भर जाता है उस एरिया में, तो पानी भरने से भी क्या होगा, बहुत सारे पोषक तत्वों की उपलब्धता कम हो जाती है, बहुत सारे पोषक तत्व जो लीच करके निचली सतहों में चले जाते हैं। दूसरा होता है प्रॉपर टिलेज। अगर हम अच्छे मात्रा में प्रॉपर टिलेज करते रहते हैं तो टिलेज करने से भी मिट्टी में अच्छा एरेशन होगा। एरेशन होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ अच्छी होगी और फसल का ग्रोथ भी अच्छा होगा, और सभी पोषक तत्वों को आप आसानी से कह सकते हैं कि मिला सकते हैं। ये भी एक पॉइंट होता है। जो भी हानिकारक कीट है या रोग उन सबको नष्ट करना, अगर हम उनको नष्ट कर देते तो उससे भी हमारे जो भी हम कंपोस्ट के तौर पर पदार्थ यूज किए तो उसकी उपलब्धता बढ़ जाएगी। अगला यूज ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजर। अगर हम फर्टिलाइजर को बैलेंस मात्रा में यूज करते हैं, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में प्रयोग करते हैं, तो उससे भी उर्वरता अच्छी रहती है। क्योंकि अब ये नहीं कि अगर हम लगातार यूरिया का ही प्रयोग किया, लगातार DAP का ही प्रयोग किए, जितने मात्रा में जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता हो उतने मात्रा में उस उर्वरक का उपयोग करना चाहिए, ये भी होता है। अगला है सॉइल टेस्टिंग। हमको समय समय पर मृदा का परीक्षण करते रहना चाहिए। अगर हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो इससे ये पता चल जाएगा कि किस तत्व की कमी है और किस तत्व की अधिकता है। अगर मान लीजिए किसी एक विशेष तत्व की कमी है तो उसके लिए हम फर्टिलाइज़र उस तरीके का उस फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करेंगे। अगर किसी की अधिकता है तो हम उस फर्टिलाइज़र्स को कम कर देंगे। तो इस तरीके से ये आपके इतने कह सकते हैं कि टोटल ये पॉइंट मैनेजमेंट ऑफ
सॉइल फर्टिलिटी में। अगले वीडियो में हम जल्दी लेकर आ रहे हैं आपके लिए प्लांट न्यूट्रिएंट। जय हिंद। आप सभी प्यारे छात्र इसको जल्द से जल्द शेयर करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोज़ पहुँचाइए।